नमस्कार दोस्तों, मैं अखिलेश एक बार फिर आप सभी का अपने चैनल पे स्वागत करता हूं। आशा करता हूं और उम्मीद करता हूं आप सभी लोग अच्छे होंगे। मेरे प्यारे दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है यूनियन टेरिटरीज यानी केंद्र शासित राज्य। आज हम जानेंगे कि भारत में जो केंद्र शासित राज्य हैं इन पर अधिकार किसका होता है, ये किस तरीके से कार्य करते हैं। और जैसे बच्चों को कंफ्यूजन होती है कि दिल्ली और पांडुचेरी में विधानसभा होने के बावजूद भी वो केंद्र शासित राज्य हैं, तो ऐसा क्यों, आज इस डाउट को हम क्लियर करेंगे। आइए देखते हैं। तो हमारे संविधान में जो यूनियन टेरिटरीज की बात कही गई है, पार्ट 8 के अंतर्गत यानी भाग 8 के अंतर्गत अनुच्छेद 239 से 241 तक में इसका विवरण दिया गया है। देखिए, अगर हम बात करें तो आज यूनियन टेरिटरीज की थोड़ा इतिहास में समझें तो हमारे यहाँ पे जब संविधान बना तो हमारे यहाँ पे बताए गए राज्य होगा और यूनियन टेरिटरीज होंगी, और तीसरी बात कहा गया भारत के द्वारा भविष्य में अर्जित किया गया क्षेत्र, यानी बस सीधी सी बात यही कही गई कि हमारे यहाँ पे 3 प्रकार के राज्य होंगे। एक तो नॉर्मल स्टेट होंगे जिनको पूर्ण राज्य का दर्जा मिला, दूसरे क्या होंगे, यूनियन टेरिटरीज होंगे, तीसरा कोई भूभाग को कैसे जोड़ा जा सकता है वो भाग 1 में बताया गया। भाग किसमें, भाग 1 के अनुच्छेद 1 में बताया गया। किसे, अनुच्छेद 1 में बताया गया। ठीक है, अब देखो इसमें कहा गया भारत के द्वारा भविष्य में अर्जित किया गया क्षेत्र, यानी मान लो भारत किसी देश से कोई क्षेत्र अर्जित कर ले रही है, कोई भूभाग अर्जित कर ले रही है, उस क्षेत्र को भी अनुच्छेद 1 के तहत भारत के संविधान में या भारत के भूभाग में शामिल कर लिया जाएगा, ऐसा अनुच्छेद 1 में बताया गया। तो यानी कि हमारे यहाँ पे 3 प्रकार की चीजें हैं। एक राज्य होगा जिसको हम पूर्ण राज्य कहते हैं, दूसरा केंद्र शासित राज्य यानी यूनियन टेरिटरी, तीसरा वह भूभाग जो भारत भविष्य में अर्जित करेगा। ठीक है, आज तक तो अभी ऐसा कुछ हुआ नहीं, तो इसको हम हटा देते। अब हम बात करते हैं राज्य और यूनियन टेरिटरीज की। तो फिर थोड़ा सा और इतिहास में चलते हैं और देखते हैं अंग्रेजों के समय। तो अंग्रेजों के समय क्या हुआ, अंग्रेजों ने बड़ी सिस्टमैटिक तरीके से भारत के जो क्षेत्र था उसको बांटा, उसको ए बी सी और डी में बांट दिया। इसमें अंग्रेजों ने ए में वो क्षेत्र रखा जो ब्रिटिश भारत के अंतर्गत आता था। ब्रिटिश भारत का मतलब वह क्षेत्र जो भारत का वह क्षेत्र जो अंग्रेजों के प्रतिनिधित्व में है। दूसरी बात जो बी था उसमें देसी रियासतों को रखा, किसको रखा, देसी रियासतों को रखा। और तीसरी बात, तीसरे में क्या रखा इन्होंने, अनुसूचित जिले रखे, सूचित जिले रखे। और चौथे में मात्र एक क्षेत्र रखा, वो अंडमान और निकोबार था। क्या था, अंडमान और निकोबार था। अब समझो इन सब के बारे में विस्तार से। देखो, ब्रिटिश भारत कहने का मतलब वो क्षेत्र, वो राज्य आज जो वर्तमान समय में पूर्ण राज्य का दर्जा प्राप्त कर चुके हैं, वो क्या थे, ब्रिटिश भारत के अंतर्गत थे। देसी रियासतें, इनको ऐसे समझो, अगर ये भारत था तो अंग्रेजों ने इसको गुलाम किया होगा, इसको कुछ ऐसे ऐसे क्षेत्रों किया होगा। क्योंकि मैं आपको बता दूं तो अंग्रेजों के समय जो भारत था, संपूर्ण भारत कभी अंग्रेजों का गुलाम ही नहीं हुआ। भारत का कुछ हिस्सा हुआ, या हम कह सकते हैं अधिकांश हिस्सा अंग्रेजों को गुलाम हुआ, परंतु संपूर्ण भारत कभी भी नहीं हुआ। तो अगर मान लो इतने क्षेत्रों को अंग्रेजों ने गुलाम किया, लेकिन इनके बीच में जो छोटे छोटे क्षेत्र थे तो वहां पे भी तो क्या था, वहां पे था देसी रियासतें थी। क्या थी, देसी रियासतें, जिनमें इनका स्वयं का राजा होता था और स्वयं की उनकी विधानसभा होती थी। समझ में आया, यानी देसी रियासतें जो थी ये पूर्णतः आजाद थी। अब ये जो अनुसूचित जिले कहा, 1874 में क्या करते हैं अंग्रेज जो होते हैं, सी और डी में 2 चीजों को रखते हैं। एक अनुसूचित जिले सी में रख देते हैं और डी में रख देते हैं अंडमान और निकोबार क्षेत्र को। अनुसूचित जिले को इसलिए इसको कहा गया क्योंकि ये भारत का जो भूभाग था उसमें, तो जैसे बलूचिस्तान है तो एकदम कोने में है, छोटा सा क्षेत्र था। यहाँ पे कुर्ग है, एकदम कर्नाटक वाला एकदम छोटा सा क्षेत्र था। यानी कि वो क्या था, अंग्रेजों के अंतर्गत तो आता था, परंतु वह तो वहां पे कोई अधिक कार्य नहीं हो सकता था,
या तो फिर वो बहुत दूर थे या तो फिर वो बहुत छोटे थे कि जिनको राज्य का दर्जा ही नहीं दिया जा सकता। इसलिए अंग्रेजों ने ऐसे क्षेत्रों को अनुसूचित जिले घोषित करते हुए भाग सी के अंतर्गत रख दिया। और भाग डी में जो अंडमान और निकोबार मात्र एक क्षेत्र रखा, इसका सीधा सा मतलब था कि अंडमान और निकोबार जियोग्राफिकल रीजन में देखें तो बहुत ही महत्वपूर्ण है, परंतु ये काफी दूर था। ये देखो तो आप इंडोनेशिया के आसपास मिलेगा, आप जरा मैप में देखोगे तो इंडोनेशिया से इसकी दूरी ज्यादा पास पड़ेगी, भारत से कम पड़ जाती है, यानी भारत से काफी दूरी पे है। तो इस क्षेत्र को अंडमान और निकोबार में रख दिया। यानी कि हम कह सकते हैं ये वाला क्षेत्र, ये वाला क्षेत्र और ये वाला क्षेत्र, ये तीन क्षेत्र जो थे अंग्रेजों के अंतर्गत थे। जो बी वाला था वो देसी रियासतें थी। इतनी बात समझ में। और बाद में इन अनुसूचित जिले को ही बाद में क्या कर दिया गया, चीफ कमिश्नरेट प्रांत कर दिया गया। क्या? चीफ कमिश्नरेट प्रांत कर दिया गया। आज जो आपने सुना होगा बलूचिस्तान, कुर्ग, ये जो क्षेत्र थे, ये आज जो पहले चीफ कमिश्नरेट प्रांत 4 थे ना, दिल्ली था, बलूचिस्तान, कुर्ग था, वो आले क्षेत्र को पहले अनुसूचित जिले कहते थे। 1874 में इनको क्या बनाया गया, अनुसूचित जिले बनाया गया। बाद में अंग्रेजों ने इसको क्या कहने लगे, चीफ कमिश्नरेट प्रांत। क्यों कहने लगे? क्योंकि यहाँ पे अंग्रेजों ने कहा कि पहले यहाँ पे डायरेक्टली वायसराय कार्य करता था, जब ये वायसराय कार्य करता था। जब चीफ कमिश्नरेट प्रांत कहने बन गए तो कहने लगे नहीं नहीं, तुम्हारे यहाँ पे एक कमिश्नरेट बैठेगा। तो हर प्रत्येक कमिश्नरेट प्रांत में एक कमिश्नर बैठता था, तो इसको क्या कहने लगे, चीफ कमिश्नरेट प्रांत कहने लगे। ठीक है, ये फाउंड हुआ जब हम आजाद हुए। हम कह सकते हैं कि जब हम आजाद हुए तो उसके बाद भारत में कहा गया कि देसी रियासतों को ऑप्शन दिया गया। इनको 2 ऑप्शन दिए गए। पहला दिया गया कि या तो आप भारत के साथ जुड़ जाओ, या तो आप पाकिस्तान के साथ जुड़ जाओ, या तो फिर आप स्वतंत्र हो, आप स्वतंत्र रहो। तो जिनका जो मर्जी था वो किए, जिनको जो मर्जी था वो किए। ठीक है, परंतु उसके बाद अब जब एक हमारे यहाँ पे 7वां संविधान संशोधन आता है 1956 में, जिसमें कहा गया राज्य पुनर्गठन आयोग। राज्य पुनर्गठन आयोग में कुछ क्षेत्रों को तो पूर्ण राज्य का दर्जा दे दिया गया, क्योंकि जब राज्यों को पूर्ण गठन किया गया तो कुछ क्षेत्रों को पूर्ण राज्य का दर्जा मिल गया, परंतु जिन क्षेत्रों को पूर्ण राज्य का दर्जा नहीं मिला उन्हें केंद्र शासित राज्य कह दिया गया। क्या कह दिया गया? यूनियन टेरिटरीज कह दिया गया। क्यों कह दिया गया? या तो फिर उनके यहाँ, अच्छा देखो थोड़ा समझ लो, जब राज्य पुनर्गठन आयोग आया तो ये लगभग हम कह सकते हैं भाषा के आधार पे गठन हो रहा था, भाषा के आधार पे गठन हो रहा था। तो कई जगह पे ऐसे क्षेत्र देखे गए जहां पे भाषा के साथ साथ उनका कल्चर भी अलग था और कई सारी भिन्नताएं थी, सामरिक महत्व अलग अलग थे, संस्कृति भी अलग थी, भाषा भी अलग था। इसलिए क्या किया गया, ऐसे क्षेत्रों को क्या कर दिया गया, यूनियन टेरिटरीज कह दिया गया। जैसे दिल्ली, जैसे पांडुचेरी है, आपने भारत के नक्शे में देखो पांडुचेरी के एक जिला यहाँ पे, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, ऐसे 3-4 जिले हैं। तो कई दूरी पे है, दूसरे राज्यों में है, फिर भी उसको केंद्र शासित राज्य बनाया गया ना। तो उनकी संस्कृति को मेंटेन करने के लिए क्या किया गया, ऐसा किया कि जो क्षेत्रों में संस्कृति अलग है या उनकी संस्कृति भिन्न भिन्न है, ऐसे क्षेत्रों को हम कहां पर रख देते हैं, यूनियन टेरिटरीज में रख देते हैं। ठीक है, तो जब 7वां संविधान संशोधन 1956 आया, उसमें कहा गया कि भारत में 2 प्रकार के राज्य होंगे। एक तो पूर्ण राज्य होगा, जैसे आज का वर्तमान में यूपी है, और दूसरा क्या होगा, यूटी होंगे। यूटी होंगे, कौन होंगे, यूटी, यानी यूनियन टेरिटरीज हो गए। यूनियन टेरिटरीज का मतलब क्या है, सीधी सी भाषा में कहें तो वहां पे संस्कृति अलग है, भाषा अलग है, उनका कल्चर अलग है, उनका सामरिक महत्व अलग है। ऐसे क्षेत्रों को हम बिल्कुल अलग रखेंगे। और पूर्ण राज्य में क्या कहा गया, पूर्ण राज्य में विधानमंडल हो जाएगी, यानी पूर्ण राज्य में वहां स्थानीय सरकार कार्य करेगी। लेकिन जो यूनियन टेरिटरीज है, जहां पे संस्कृति अलग अलग है, लैंग्वेजेस अलग अलग हैं, वहां पे कई बार क्या होता है, आपस में 2 गुटों के बीच में क्या हो जाता है, ऐसी द्वंद्व की स्थितियां उत्पन्न हो जाती हैं। इसलिए केंद्र सरकार ने क्या कहा कि जो यूनियन टेरिटरीज होंगे वहां पे डायरेक्ट और डायरेक्ट किसका शासन होगा, केंद्र सरकार का, यानी केंद्र का शासन होगा।
समझ में आया कि जो यूनियन टेरिटरीज हैं, 7वें संविधान संशोधन 1956 के माध्यम से जब हमने कहा राज्य को पुनर्गठन किया जाएगा तो भाषा के आधार पे हुआ। जब भाषा के आधार पे पुनर्गठन हुआ तो देखा गया कि कई सारे ऐसे क्षेत्र हैं जहां पे उनकी संस्कृति अलग है, उनकी भाषा अलग है, उनके कल्चर अलग है, उनके रिचुअल्स अलग हैं। इसलिए कहा गया कोई बात नहीं, हम भारत को दो प्रकार के राज्यों में बांटते हैं। एक पूर्ण राज्य दे देते हैं जिनका सब कुछ एक जैसा है, जिनका भिन्नताएं हैं उनको अलग रख देते हैं और उनको कह सकते हैं, उनको हम यूनियन टेरिटरीज कह सकते हैं। उसके बाद कहा गया कि पूर्ण राज्य में अपनी खुद की सरकारें होगी, वहां पे स्थानीय सरकारें कार्य करेंगी, लेकिन जो यूनियन टेरिटरीज होगी वहां पे डायरेक्टली किसका प्रशासन होगा, केंद्र सरकार होगा, ताकि भारत में केंद्र सरकार ऐसी स्थितियों में जब वहां पे दो समुदाय के बीच में अगर कोई ऐसी स्थिति हो रही जिससे देश की अखंडता का छीण हो रहा है तो उन स्थितियों में भारत सरकार वहां पे डायरेक्टली निगरानी कर पाए। ठीक है, तो फिर क्या हुआ, जो यूनियन टेरिटरीज हैं इसमें क्या किया गया, डायरेक्टली केंद्र सरकार होगा। तो इसमें हम कह सकते हैं कि यहाँ पे जो राष्ट्रपति होता है वो क्या करता है, देख रेख करता है। अब राष्ट्रपति तो देख रेख करने जाएगा नहीं, राष्ट्रपति के द्वारा क्या किया जाता है, नियुक्त किया जाता है किसी व्यक्ति को, तो हम उसको एलजी भी कह सकते हैं कई बार, ठीक है, लेफ्टिनेंट गवर्नर कहते हैं, ठीक है, उपराज्यपाल, कई बार कमिश्नर कहते हैं, कुछ भी कह सकते हैं ना, तो कमिश्नर कह देते हैं कई बार, जो भी मन होता है, अलग अलग नाम होते हैं, लेकिन कहने का मतलब क्या है, वो राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया गया व्यक्ति जो उस राज्य का प्रमुख हो जाएगा और निगरानी करेगा। ठीक है, तो जो यूटी की बात आई है, यूनियन टेरिटरीज की बात, तो हम सीधी बात हमें कह सकते हैं जो यूनियन टेरिटरीज वह क्षेत्र भारत का है जहां पे डायरेक्टली केंद्र सरकार का क्या होता है, प्रतिनिधित्व होता है। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आता है कि अगर केंद्र सरकार को होता दिल्ली में और पांडुचेरी में, दो राज्यों में विधानमंडल क्यों है, तो देखो सीधी सी बात है, दिल्ली जो है भारत की राष्ट्रीय राजधानी है और इसको 69वें संविधान संशोधन के द्वारा एनसीआर का दर्जा दिया गया। अब ऐसे क्षेत्रों में विधानमंडल को बनाया गया ताकि वहां की जनता अपनी चीजों को डायरेक्टली लोगों से रख पाए, यानी कि स्थानीय सरकार से डायरेक्टली रख पाए, क्योंकि एनसीआर है भारत की राष्ट्रीय राजधानी है। समझ पा रहे हो मेरी बात को? तो इसलिए दिल्ली में क्या बनाया गया, विधानमंडल बना दिया गया। लेकिन साथ में यह कहा गया कि राज्य सूची पर विधानमंडल का अधिकार होगा, परंतु लोक व्यवस्था तथा पुलिस पर आज भी कौन कानून बनाएगा, जो उस राज्य में, जैसे दिल्ली में पुलिस पर कानून कौन बनाता है, केंद्र सरकार बनाती थी। इसलिए क्या कहते हैं, जो दिल्ली पुलिस की जो क्या आती है वैकेंसी, वो डायरेक्टली कहां से आती है, सेंट्रल गवर्नमेंट से आती है। सेंट्रल गवर्नमेंट एग्जाम कराती है दिल्ली पुलिस के। आपने देखा होगा कि अभी जो एग्जाम हो रहे हैं पूरे भारत में हो रहे हैं दिल्ली पुलिस के एग्जाम, तो इसीलिए हो रहे हैं क्योंकि वहां की जो पुलिस है, जो स्थानीय पुलिस है, उसमें कानून कौन बनाता है, केंद्र सरकार बनाती है। और भारत में क्या किया गया, यूनियन टेरिटरीज पर डायरेक्टली शासन किसको रखा गया, केंद्र सरकार का रखा गया। और पूर्ण राज्य पे तो राज्य का होता ही है, लेकिन दिल्ली में और पांडुचेरी में विधानमंडल है सिर्फ और सिर्फ वहां के सामरिक महत्व को मेंटेन करने, यहाँ की जनता को मेंटेन करने के लिए, भारत की राष्ट्रीय राजधानी, इसलिए वहां पे भी विधानमंडल बना देंगे। और कोई मतलब नहीं है, आज भी दिल्ली में प्रतिनिधित्व या अधिक सत्ता किसकी चलती है, केंद्र सरकार के साथ चलती है। अगर मान लो विधानमंडल और केंद्र सरकार में कोई भी ऐसी द्वंद्व की स्थिति उत्पन्न हो रही है तो उसमें किसका महत्व ज्यादा होगा, केंद्र सरकार होगा। तो समझ में आया कि जो भारत में पूर्ण राज्य वहां पे केंद्र सरकार का कार्य ज्यादा नहीं होता है, यानी हम कह सकते हैं कि वहां पे केंद्र सरकार का प्रतिनिधित्व नहीं होता है, लेकिन यूनियन टेरिटरीज में केंद्र सरकार का सीधा प्रतिनिधित्व होता है, यानी यूनियन टेरिटरीज में केंद्र सरकार का सीधा प्रतिनिधित्व होता है। तो समझ में है कि अनुच्छेद 239 से 241 के अंतर में जो यूनियन टेरिटरीज की बात की गई है, इसका सीधा सा मतलब है कि ये वो क्षेत्र हैं जिसमें सांस्कृतिक अभाव है, यानी उनकी अलग अलग संस्कृतियां हैं, उनकी भाषाएं अलग अलग हैं, वहां की जियोग्राफिकल कंडीशंस अलग अलग हैं। ऐसी स्थितियों पे क्या किया गया, भारत में केंद्र शासित राज्यों को बनाया गया और केंद्र शासित राज्यों पे सीधा का सीधा डायरेक्शन या पूरा निर्देशन किसका होता है, केंद्र का होता है। बस सीधी सी बात है, यही हमारा केंद्र शासित राज्य है। तो आशा करता हूं ये टॉपिक आपका क्लियर हुआ। अगर अच्छा लगा तो प्लीज दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आज के लिए इतना ही, पढ़ते रहे, मुस्कुराते रहे। जय हिंद, जय भारत।